अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि लेक्चर नंबर 1 जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा और उसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए थे वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब लेक्चर नंबर 2 में फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत जो है वो लेक्चर हैंडआउट्स में एडिशन की हुई है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ऐड की हैं, इसलिए की हैं ताकि आप लोगों को वो अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे कहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट टाइम, कि ये किसी बॉडी की जो पोजीशन है उसको शो करता है किसी भी टाइम पे। अब ये इसमें बेसिकली होता क्या है, इनके ये 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स होते हैं और उसके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लाइक एक यहाँ पे आप ले लें, एक पॉइंट है और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो क्या होगा, यहाँ पे एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। एक तो डिस्टेंस होता है मतलब जो रास्ता बन रहा है उसके थ्रू जाना, एक होता है उसको शॉर्ट रास्ता निकालना और शॉर्ट वे में जाना। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट वे होता है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये क्या, इसकी एक डायरेक्शन होती है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक। ठीक हो गया। और ये क्या मतलब बेसिकली ये डोनेट क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसकी पोजीशन को डोनेट करता है। अब इसका बेसिकली फार्मूला क्या है, ये आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, तो कैसे करना है कि R2 माइनस R1। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने वाली है कि डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव तब होता है अगर बॉडी जो है वो ओरिजिन के राइट साइड हो। मतलब यहाँ पे एक ओरिजिन है, सपोज करें यहाँ पे ही है, क्योंकि अब मैं डायग्राम वगैरह फिगर वगैरह बना नहीं सकती क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं आपको ये सारी चीज़ें डायग्राम वगैरह बना के डिटेल से समझाती। तो यहाँ पे अब सपोज कर लें कि यहाँ पे इस जगह पे सेंटर में एक ओरिजिन है। ठीक है, अगर बॉडी हमारे पास जो है वो राइट साइड होती है, मतलब राइट साइड होती है तो वो क्या होगी, उसकी पॉजिटिव होगी, और अगर लेफ्ट साइड होगी तो वो क्या होगा, उसकी नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। अब उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा, जब राइट साइड है तो वो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और अगर बॉडी जो है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इन सब का मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड कौन सी है, वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया गया स्पीड का। तो स्पीड हमारे पास क्या है, बेसिकली इसकी भी डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्पीड क्या होती है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, मतलब एक टाइम के हिसाब से एक डिस्टेंस में जो तब्दीली होती है उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो इसका बेसिकली ताल्लुक किस चीज़ से होता है, टाइम के साथ और डिस्टेंस के साथ होता है। और इसका फार्मूला हमारे पास जो मतलब डिस्टेंस का फार्मूला है वो क्या है, D इज इक्वल टू VT, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड एंड टाइम। तो ये यहाँ पे हमारे पास अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो या कोई न्यूमेरिकल आता है शॉर्ट एमसीक्यूज के तौर पर, तो उसमें आपने कैसे फाइंड करना है, आपने D इज इक्वल टू VT लगाना है, V एंड T। ठीक है, तो उसके बाद स्पीड का यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम T एंड टाइम T नीचे। ठीक है, तो आपने अगर स्पीड फाइंड करनी है या कोई भी न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के तौर पर आता है या वैसे ही आ जाता है पेपर में, तो आपने उसको कैसे फाइंड करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका असल यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड, एंड इसकी डायमेंशन L(T⁻⁻1), ये हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। तो वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी में यहाँ पे इन्होंने इसका भी फार्मूला दिया हुआ है। इसमें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इसका ताल्लुक होता है। स्पीड में क्या होता है, इसमें स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम होता है, और इसमें जो है वो जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा होता है टाइम की निस्बत उसको देखा जाता है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला भी दिया गया है x/t। x हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। अगर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी भी चीज़ की या किसी बॉडी की, तो आपने कैसे करना है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम t, तो उससे आपके पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। और इसकी डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी टाइम में
अगर कोई डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ रही है, मतलब अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसमें अगर कोई तब्दीली आ रही है किसी टाइम टी में, तो वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक हो गया। इसका फार्मूला भी यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, और जो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ उसके लिए ऐसे ही उन्होंने ये बताया, एंड इसको भी अगर शॉर्ट किया जाए तो वही फार्मूला बन रहा है जो इसका मैंने आपको बताया है। तो इसके फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, ये बहुत ईजी हैं और बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये आप लोगों को आनी चाहिए। तो लेकिन ये पेपर में आ भी सकती है MCQs के तौर पर, ये मैं यहाँ पे आपको अगेन बता रही हूँ। ये फार्मूले, इनकी डेफिनेशंस, इनके SI यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये MCQs के तौर पर आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है ये स्पीड एंड टाइम की निस्बत होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे, सॉरी, वेलोसिटी की निस्बत होता है। इसकी भी डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे उधर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम को देखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी एंड टाइम को देखना है कि वेलोसिटी किस टाइम की निस्बत क्या वेलोसिटी आ रही है, और जब वेलोसिटी और आप टाइम को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यहाँ पे दिया गया है, एंड ये इसका फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो फार्मूला भी दिया गया, ये आपने याद रखना है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, कि जैसे आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन की है, ये सेम उसकी तरह ही है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी। बस इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका भी फार्मूला दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट उन्होंने एक जो है इसकी डेफिनेशन दी है डिसेलरेशन की। एक्सेलरेशन की बता दी। अब डिसेलरेशन क्या होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन। यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू, आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं और वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, तो वो क्या होगा, डिसेलरेशन होगा। अगर आपने डिसेलरेशन फाइंड करना है तो वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि द स्पीड ऑफ डिसेलरेशन बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो स्पीड होती है किसी भी डिसेलरेशन की, वो डिक्रीज होती है टाइम के साथ साथ। ये आपने एक पॉइंट याद रखना है, ये MCQs में आ सकता है कि डिसेलरेशन स्पीड जो है उसकी बॉडी की वो डिक्रीज कैसे होती है, स्पीड के साथ, डिसेलरेशन की स्पीड के साथ किसी बॉडी की जो है वो स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसके बाद 6 पॉइंट हमारे पास है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। कि अगर आपके पास जो है कोई बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रही है एक ही सीक्वेंस के साथ, एक ही स्पीड के साथ या एक ही एक्सेलरेशन के साथ, उसमें मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, या वो कहीं पे फास्ट या कहीं पे स्लो नहीं हो रही है, एक ही सीक्वेंस में जा रही है, उसमें एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता है मतलब एक ही रूटीन में या एक ही सीक्वेंस में चलना, ऊंच नीच उसमें नहीं होती। आप मतलब मैं बिल्कुल इजी वर्डिंग में बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कांस्टेंट का मतलब होता है एक ही रूटीन में चलना, मतलब आगे पीछे ना होना या ऊपर नीचे ना होना, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में चलना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये होता है। कांस्टेंट मतलब एक ही सीक्वेंस में या एक ही रूटीन में या एक ही तरह से चलना। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अबाउट, कि अगर हमारे पास टाइम t जो है वो 0 के इक्वल हो, देन v जो है हमारे पास वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी v0, और टाइम t हमारे पास 0 के इक्वल है, तो दूसरी टाइम जगह पे टाइम क्या है, t है। मतलब अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम क्या था, 0 था, यहाँ से शुरू किया तो यहाँ तक जो आया कोई भी टाइम की वैल्यू आ गई है, टी उन्होंने कर लिया, सपोज की है टी वैल्यू। ठीक है, ये कोई ऐसी नहीं है कि मतलब वाकई में टी है, कोई भी टी की वैल्यू आ सकती है, वो उन्होंने सपोज किया कि टी की जो है वो टी वैल्यू आई है टाइम की। तो उस पर हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, v इज इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट। वी नॉट हमारे पास क्या है, स्पीड है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, टी हमारे पास टाइम है, एंड वी हमारे पास इसकी वेलोसिटी है। तो अब ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फार्मूला है और उसको आगे जाके यूज़ किया जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट स्पीड का भी फार्मूला दिया गया है, वो आपके जो बुक है उसमें तो दिया गया, लेकिन यहाँ पे हैंडआउट्स में नहीं दिया गया, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एंड उसी के थ्रू आपने जो नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट दिया गया उसको सॉल्व भी करना है। और वो पॉइंट क्या है आपके पास कि उसका फार्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ। वो हमारे पास है इनके x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली है कि इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चक्कर है दोनों में। अगर कांस्टेंट स्पीड है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उनमें क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन जो नज़र आ रहा है ना, इसमें क्या शो हो रहा है कि v और टाइम t जो है ये दोनों, अगर v इंक्रीज हो रहा है तो t भी इंक्रीज होगा, अगर v डाउन हो रहा है तो t भी डाउन होगा। ठीक है, मतलब डिक्रीज और इंक्रीज का सेम इसमें दोनों में सीक्वेंस आ रही है कि अगर दोनों इंक्रीज हैं या फिर दोनों डिक्रीज होंगी।
तो यहाँ पे इसमें बस इन्होंने फार्मूला दिया और थोड़ा बहुत यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट दिया आपको कि इसमें अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी होगी, अगर एक इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी होगी, एंड कैसे होगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये बस समझाया। अब नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया था, आपके बुक में है लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया, कांस्टेंट स्पीड का एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। उन दोनों को यहाँ पे इन्होंने ऐड करके इस चीज़ को सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर जो है वो ऐड कर दिया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। यहाँ पे आपके पास v इक्वल टू ए टी प्लस वी नॉट है। अगर आपने यहाँ से t फाइंड करना तो ये क्या बन जाएगा, t यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड ये प्लस हो रहा तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, v माइनस वी नॉट ओवर a, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। तो इसको यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया हुआ है एंड दोनों इक्वेशन को जस्ट यूज़ किया एंड सॉल्व किया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी इन्होंने बिल्कुल ऐसे किया है जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि t हमारे पास पहले 0 है, देन t हमारे पास टाइम t है। तो ये देखिए पहले t है देन 0, दो वैल्यूज़ उन्होंने ली हैं। इसी तरह x और x नॉट की ली हैं, डिस्टेंस जो है वो x एंड x नॉट है, एंड दूसरी तरफ इक्वेशन जो है उसका v एंड प्लस वी नॉट आ रहा है एंड ओवर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहले इसको यहाँ पे इन्होंने सॉल्व किया, v की जगह इन्होंने v की वैल्यू पुट की है, ठीक है, v की वैल्यू इन्होंने पुट की है। v की वैल्यू क्या है, ए टी प्लस वी नॉट, ठीक है, ए टी प्लस वी नॉट, ठीक है, आपको नजर आ रहा है ना, v प्लस वी नॉट है ना, तो v की जगह ये वाली v की वैल्यू पुट कर दिया, ए टी प्लस वी नॉट। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दिया प्लस वी नॉट, ये वाला आ गया, देन ओवर 2 आ गया, ठीक है। अब इसको इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया है, वी नॉट प्लस 1 ओवर 2 ए टी, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इन्होंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, वी नॉट प्लस 1 ओवर 2 आ रहा है ना, ये नीचे वैल्यू है 2 की, तो साथ में इसको ए टी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके मतलब साथ कर दिया, ये मतलब ये ऊपर ही आ जाता है यहाँ पे। एंड इसको भी इन्होंने हाथ भी नहीं लगाना आपने, बस इस चीज़ को सॉल्व किया, देन उसमें यहाँ की ये वैल्यू पुट की है, देन इसको सॉल्व किया, इस साइड इसको एक बार आपने साइड पे रख देना वी नॉट को। अब उसके बाद वी नॉट जो है इसको आप यहाँ पे रख लें। उसके बाद यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ जो हैं इधर से एक्स जो है एक्स को फाइंड किया और बाकी इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेके आए हैं। या आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इजीली समझ आ जाएगी आपकी, स्पेशली जिनकी मैथ अच्छी है उनको तो समझ आ जाएगी। यहाँ से जो माइनस हो रहा था इधर जाके प्लस हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था इधर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी नॉट मल्टीप्लाई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी था ना, तो जब ये टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे आई है, आई होप कि आपको समझ आएगी। सबसे पहले है v की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने ऊपर से ली है, वैल्यू जो मैंने ऊपर आपको बताई है, देन यहाँ पे इसको इन्होंने सिर्फ इसको सॉल्व किया है, इसको नहीं कुछ भी किया। उसके बाद यहाँ पे इस वैल्यू में यहाँ पे ये जो x था इसको फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज़ को इधर भेज दिया, जो राइट साइड पे भेज दिया है, और फिर उसमें यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस हो गया, और इस तरह ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है। देन इसी तरह यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है कि टी को जो है वो 0 ले लिया है, जो हमारे पास स्पीड का मैंने आपको फार्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग टी को 0 लिया है और उसको सॉल्व किया, तो ये भी इक्वेशन आ गया। प्लीज़ आप इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पे वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो रही है इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल से नहीं समझा रही, बहुत ईजी है, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो काफ़ी ईजी है। उसके बाद 9 पॉइंट पे आ जाते हैं। तो 9 पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, वेक्टर पे आ रहा है। बेसिकली वेक्टर क्या होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। वेक्टर का इसमें एक मैग्नीट्यूड होता है, साइज होता है एंड डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड आप ये कह सकते हैं उसका साइज होता है एंड कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। इसमें मेन चीज़ क्या है, डायरेक्शन इसकी। अगर आपने वेक्टर को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेक्टर क्या है तो आपने देखना उसकी डायरेक्शन है। अगर उसकी डायरेक्शन है इट मीन्स ये वेक्टर है। वेक्टर एंड स्केलर दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि वेक्टर का यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसका क्या होता है, इसका यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बट डायरेक्शन भी होती है। तो इसको डायरेक्शन के थ्रू आपने आइडेंटिफाई करना और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने डायमेंशंस का बताया है कि वेक्टर्स की डायमेंशंस जो है 3 होती हैं। अगर एक डायमेंशन हो तो उसको क्या कहेंगे, एक्स कंपोनेंट। 2 डायमेंशंस होंगी तो एक्स वाई कंपोनेंट होंगे, एंड 3 होंगी तो एक्स वाई जी 3 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, मैथ में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये बहुत कॉमन है ये पॉइंट जब यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो ये तीनों डायमेंशन होती हैं, इसको बस ये बताया इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा हैंडआउट्स में इशू आया हुआ था इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं आपको शो हो रहा, तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। इस पॉइंट में जस्ट उन्होंने ये बताया
कि जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, आर कॉस थीटा आपने याद रखनी है बस फार्मूले के तौर पर। y की वैल्यू आर साइन थीटा है, और अगर आपने आर स्केयर फाइंड करना हो तो वो क्या होगा, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये दो कंपोनेंट हैं, ठीक है। मैंने ऊपर आपको बताया अगर 2 डायमेंशन है तो एक्स वाई दो कंपोनेंट्स होंगे, तो ये एक्स वाई दो कंपोनेंट्स हैं। अगर आपने आर फाइंड करना हो तो एक्स वाई आएंगे। अगर 3 कंपोनेंट आ रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ठीक है, तो 3 आ जाएंगे। एंड अगर आपने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इस थीटा की, तो क्या आएगा वाई ओवर एक्स, ठीक हो गया। ये अपने फार्मूले याद रखने हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में आ सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, मैथ्स में भी हैं और यहाँ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये चारों फार्मूले भी याद रखने हैं एंड ये काफ़ी यूज़फुल भी हैं आगे जाके। तो उसके बाद यहाँ पे 13 पॉइंट देख लेते हैं। 13 पॉइंट है कि 2 वेक्टर्स कैन बी एडिड टुगेदर ज्योमेट्रिकली। अब 2 वेक्टर्स जो हैं उनको ज्योमेट्रिकली ऐड किया जा सकता है। अब ऐड कैसे किया जा सकता है, रिजल्टेंट वेक्टर के थ्रू। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है, आप फर्ज कर लें ये वेक्टर आपके पास ए है, ये वेक्टर जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है ये आपके पास वेक्टर जो है वो ये बी हो गया। अब फर्ज कर लें इन वेक्टर्स के नाम, ठीक है। अब ये वेक्टर ए है ब्लू में, ब्लैक में जो है वेक्टर बी है, या ब्लैक में आप इसको ए कर लें और ब्लू वाले को आप बी कर लें, सपोज कर लें। तो अब इसमें आपने अगर वेक्टर फाइंड करना है, इनको ऐड करना है, तो कैसे करना है कि जो फर्स्ट वेक्टर होगा उसकी हेड जो है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर रही होगी। इस वेक्टर की आप हेड देख सकते हैं यहाँ पे है, एंड जो दूसरा वेक्टर बी है उसकी टेल इसको साथ कनेक्ट हो रही है, ज्वाइन हो रही है। एंड नेक्स्ट जो वेक्टर होगा उसकी टेल जो है वो उस वेक्टर के साथ ज्वाइन कर रही होगी। अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, वैसे ऐसे होता तो नहीं है। होना कैसे चाहिए था कि यहाँ पे नेक्स्ट वेक्टर की जो है वो टेल होनी थी एंड उस वेक्टर की जो हेड है वो इस वेक्टर के साथ आना चाहिए था, बिकॉज इसकी टेल है तो ये हेड टू टेल रूल आप कह सकते हैं वो यहाँ पे यूज़ होता है, और उसके थ्रू आप एडिशन कर सकते हैं वेक्टर्स की। और इसका फार्मूला ये दिया गया है, जो वेक्टर नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वेक्टर आएगा उसको आपने दोनों वेक्टर्स को साथ ऐड करना है, तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर या वेक्टर आ जाएगा, आप उसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपने कैसे करना है कि पहले की हेड दूसरे की टेल, दूसरे की आगे टेल और नेक्स्ट की हेड, ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा जितने भी आपके पास वेक्टर्स होंगे। तो ये आपने ज्योमेट्रिकली इनको ऐसे ऐड करना है। अब यहाँ पे उसके बाद 14 पॉइंट है, इसमें उन्होंने कहा है कि 2 वेक्टर्स कैन बी एडिड अलजेब्रिकली, कि इनको अलजेब्रिकली ऐड किया जा सकता है। वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कैसे इनको ऐड किया जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक फार्मूला सा इनको यहाँ पे ऐड मतलब कर दिया पॉइंट, ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे इनको कैसे ऐड करना है, यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, सपोज करें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है। अगर आपने इसको ज्योमेट्रिकली वेक्टर्स को ऐड करना है इन वेक्टर्स को, तो कैसे करेंगे, इधर से पहली वैल्यू आएगी पहला वेरिएबल और इधर से भी पहला वेरिएबल, ठीक है, या पहली वैल्यू आएगी, एक्स एंड ए ऐड कर दिए जाएंगे। मैं सपोज करके मैंने यहाँ पे एक्स वाई एंड ए बी का नाम दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो इनको कैसे ऐड करना है, सॉरी यहाँ पे मैं इसमें ऐड का सैम्बल डाल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे एक्स एंड ए एक साइड आ जाएंगे और दूसरा यहाँ पे वेक्टर कौन सा बनेंगे जब ऐड करेंगे, तो वाई एंड बी, मतलब पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ आ जाएगा। और इसकी यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है 1.5 एंड 2.4, दूसरी तरफ 1 एंड -1। अब 1.5 है तो इधर से जब 1 को ऐड करेंगे पहले वेक्टर को पहले के साथ, तो ये 2.5 बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 2.5। अब दूसरे वेक्टर को ऐड करेंगे 2.4 एंड -1 को, तो ये क्या आ जाएगा 1.4। 2.4 एंड -1 है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये जब माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा, 1.4 बनेगा। तो ये पहला वेक्टर पहले के साथ होगा, दूसरा दूसरे के साथ होगा। ये अलजेब्रिकली है एंड जो था हमारे पास मैंने वो भी आपको बता दिया, जो हमारे पास इसका क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकली था, दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। एंड यहाँ तक कि आज का लेक्चर था, मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश किया कि एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझाऊँ। एंड आई गेस की वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है, बट मेरी कोशिश थी कि आपको मैं एक एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझाऊं। एंड आई होप कि आपको सब कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 आप मुझे फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके फीडबैक से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती है एंड मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरी वीडियो से आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, या मुझे कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो क्या इंप्रूव करना चाहिए। आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करें। मज़ीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।